जैसे अपन ने देखा सबसे पहले एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को अध्ययन करने का अगर अपन देखें तो किसी भी पॉपुलेशन की सतत वृद्धि यानी कि लगातार ग्रोथ, इसके लिए अपने को रिसोर्सेज चाहिए जो कि फूड और स्पेस और इस तरह के दूसरे फैक्टर्स होते हैं। इनकी कंटिन्यूस सप्लाई बनी रहनी चाहिए, तब जाके पॉपुलेशन ग्रो करती है। यदि प्रकृति में रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, एक काल्पनिक स्थिति है, यदि प्रकृति में रिसोर्सेज यानी कि स्रोतों की कोई कमी नहीं है, भोजन की, खाने पीने की, रहने की कोई कमी नहीं है, तो कोई भी पॉपुलेशन आइडियल कंडीशंस में अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली ग्रो करती है, अपनी अधिकतम क्षमता के अनुसार वृद्धि करती है। चार्ल्स डार्विन ने जब कंसेप्ट समझाया था नेचुरल सिलेक्शन का, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत अगर आपको याद हो, तो उसमें भी ये चीज ऑब्जर्व की गई थी कि किसी भी पॉपुलेशन की वृद्धि जब तक होती है जब तक नेचर उसके ग्रोथ को सपोर्ट करती है। अब अगर अपन एक्सपोनेंशियल फैशन में ग्रोथ देखें, अर्थात ग्रोथ हो रही है ऐसे कि जंतु की संख्या 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 से 16, 32, 64 और इस तरह से इंक्रीज हो रही है, तो ये कहलाता है एक्सपोनेंशियल फैशन या ज्योमेट्रिक फैशन। इस टर्म को आप सीख लो। एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिक फैशन में ग्रोथ का अर्थ ये है कि पॉपुलेशन किस तरह से वृद्धि कर रही है, 1 से 2 से 4, 8, 16, 32, 64 एंड जस्ट डबल होती जाती है एक निश्चित समय में। वो डिपेंड करता है उसका जो है नेक्स्ट ब्रीडिंग पीरियड जो है वो कितना है। अगर समय अंतराल कम है तो पॉपुलेशन ग्रोथ और फास्ट होगी, जैसे कि एक कोशिकीय जंतुओं में, है ना। अगर अपन इसको कैलकुलेट करना चाहें, गणना करना चाहें, तो गणना करने का क्या मेथड है, अपन ने पॉपुलेशन का साइज लिया कैपिटल N, बर्थ रेट यानी कि पर कैपिटा बर्थ, एक से कितने बने, पर कैपिटा मृत्यु डेथ रेट, इसको D से शो किया, बर्थ रेट को स्मॉल b से शो किया। यहां तक क्लियर है। बर्थ रेट किसकी, पर कैपिटा बर्थ, एक पर कितनी जन्म, डेथ रेट कितनी, एक पर कितनी डेथ। बर्थ रेट को शो किया स्मॉल b से, डेथ रेट को शो किया स्मॉल d से। तो समय को अपन डिनोट करते हैं स्मॉल t से। तो समय स्मॉल t के साथ पॉपुलेशन यानी कि कैपिटल N के साइज में इंक्रीज होना, हो सकता है डिक्रीज भी हो जाए, कोई एक्सीडेंटल इंसिडेंस हो जाए तो वो डिक्रीज हो सकती है। तो कितनी इंक्रीज होगी कितनी डिक्रीज होगी उसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से, dn अपॉन dt इज इक्वल टू b यानी कि बर्थ रेट माइनस d यानी कि डेथ रेट। तो नेचुरल जंतु कितने बचे वो आ जाएंगे, कितने जन्म और कितने मरे, तो उनका माइनस कर दीजिए तो उसकी संख्या आ जाएगी मल्टीप्लाइड बाई n। तो ये एक सिंपल सा तरीका है जो कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कैलकुलेट करने के लिए काम में लिया जा सकता है। अब इसमें एक कंसेप्ट और जुड़ जाता है, यदि b एंड d यानी कि बर्थ रेट और डेथ रेट, इसको अगर आपने माइनस किया तो वो आया r, b माइनस d इज इक्वल टू r हो तो अपन ने इस फॉर्मूले में लिख दिया dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn। इस समीकरण में बेसिकली अगर अपन स्मॉल r की बात करें तो ये स्मॉल r एक इंट्रिंसिक फैक्टर है, नेचुरल इंक्रीज और डिक्रीज होने में ये जो क्या कह सकते हैं ना, कारक जो होते हैं ना, पर्यावरणीय कारक, चाहे वो जैविक कारक हो चाहे अजैविक कारक हो, जो पॉपुलेशन पर प्रभाव डालते हैं, ये बेसिकली उनका रेजिस्टेंस है। तो समीकरण में r जो है वो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है, इंट्रिंसिक यानी कि अंदर स्वयं का, रेट यानी कि दर, किसका, नेचुरल इंक्रीज, प्राकृतिक रूप से पॉपुलेशन बढ़ने की दर कि कितने पैदा हुए और कितने मर गए। तो उनको अगर माइनस कर देंगे तो r आ जाएगा। तो dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसकी सहायता से अपन ये ग्रोथ रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व को कंटिन्यू करते हुए अपन कहते हैं r वैल्यूज जो हैं उनकी वो किस रेंज में आती हैं। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है, उसके लिए आपको दो चीजें जाननी होती हैं, एक होता है बर्थ रेट और एक होता है डेथ रेट। दोनों पता हो तो आप आर वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे निम्न आर वैल्यूज उदाहरण के तौर पे मैंने बोर्ड पे मेंशन की हैं। नॉर्वे के अंदर पाए जाने वाले चूहे, उनका आर रेट जो है 0.015, फ्लोर यानी कि आटा, उसमें पाए जाने वाले बीटल एक प्रकार के कह सकते हैं आर्थ्रोपोड्स हैं, वहां पे आर जो है
0.12 और ह्यूमन पॉपुलेशन जब 1981 में मेजर की गई थी उस समय जो ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए जो आर वैल्यू थी वो थी 0.0205। तो ये कुछ एक उदाहरण है। अपने को बर्थ रेट पता है, डेथ रेट पता है, तो अपन आर वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक समझने की बात हो गई। अब अगर अपन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को ग्राफिकल फॉर्म में लिखें, एक ग्राफ पेपर पे प्लॉट करें जिसमें दो डेटा चाहिए होते हैं। अपन ने टाइम को लिखा x पर और पॉपुलेशन डेंसिटी को लिखा y एक्स पे। तो अपन क्या देखते हैं कि आदर्श परिस्थितियों में जब सारे रिसोर्सेज प्रचुरता से उपलब्ध है तो पॉपुलेशन जो है अपने अधिकतम दर पे प्रजनन करते हुए तेजी से वृद्धि करती है। तो ये जो फॉर्मूला है dn/dt = Rn, इसको अगर अपन एक ग्राफिकल फॉर्म में शो करें तो अंग्रेजी का ये जो जे अक्षर होता है उस प्रकार के आकृति का एक ग्राफ प्राप्त होता है, इसीलिए अपन इसको कहते हैं जे शेप्ड कर्व। तो आपके सामने क्वेश्चन है कि अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन की तो कर्व की आकृति कैसी होगी, तो आंसर क्या देंगे, जे शेप की आकृति प्राप्त होगी। एक बात होगी। अब अपन ने मैथमेटिकल कैलकुलस का यूज करते हुए dn/dt = Rn को दूसरे तरीके से लिखा। तो ये दूसरे तरीके से अपने को डेरिवेशन पे नहीं जाना कि किस तरह से आया, लेकिन ये दूसरा मेथड है इसी चीज को लिखने का, जिसमें nt = n0 ERT। यहां पे nt क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम t, समय के बाद, एक निश्चित समय के बाद जनसंख्या घनत्व। n0 पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0, जब अपन ने पॉपुलेशन को काउंट करना शुरू किया वो टाइम 0 कहलाता है। जैसे मान लीजिए आज की डेट है तो ये टाइम 0 हो गया, आज कितनी पॉपुलेशन थी, वो गया n0। उसके बाद है r, जिसकी अपन ने कहा इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, प्राकृतिक रूप से किस दर से जनसंख्या बढ़ी, यानी कि बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। और फिर आ गया e, जो कि नेचुरल लॉगरिथम का एक बेस होता है, एक आधार होता है, और ये वैल्यू होती है 2.71828। इन वैल्यूज को पुट अप करके अपन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट को एक्चुअल में संख्या के रूप में लिख सकते हैं, डिजिट्स के फॉर्म में लिख सकता है इसको। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को समझने के लिए कुछ एक और पॉइंट ऐड किए गए उसमें कि ये कब होती है। बेसिकली जब होती है जब ये अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, ऐसे में संसाधन होते हैं, खाने पीने की कोई कमी नहीं, रहने की जगह की कोई कमी नहीं, मेट्स की कोई कमी नहीं। बेसिकली ये तीन चीजें हैं, फूड या लाइवलीहुड, दूसरा स्पेस टू लिव, और तीसरा है मेट्स, मेल के लिए फीमेल और फीमेल के लिए मेल। ये संसाधन की कैटेगरी में आ जाता है। और फेवरेबल सर्कमस्टांस, अनुकूल परिस्थितियां होने पर कोई भी स्पीशीज कैसे ग्रो करती है, वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है, यानी कि उसकी जनसंख्या समय के साथ में तेजी से बढ़ जाती है। तो ये पॉइंट मैंने यहां पे मेंशन किया है। अच्छा, इसमें एक कंडीशन और है कि कुछ केसेस में पॉपुलेशन में तेजी से वृद्धि होने के बाद अचानक तेजी से कमी आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो सीजन के अकॉर्डिंगली वो पॉपुलेशन का जो साइज है वो एकदम से ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है। तो ये कमी आते आते ये शून्य पर भी पहुंच सकता है, अर्थात बड़ी संख्या में जीवों की एक साथ मृत्यु हो जाएगी, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। जे शेप ग्रोथ कर्व के जो एग्जांपल्स हैं, जिसके अंदर अपन ये देखते हैं कि सब पॉपुलेशन में एकदम से तेजी से वृद्धि हुई और फिर ये एकदम से क्रैश हो गया। फिर ये अपन ने कर्व समझा था, आपको ध्यान है, यहां पे लिखी थी अपन ने टाइम और यहां पे लिखी थी पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन में तेजी से वृद्धि होती है समय के साथ में और एकदम से फिर ये क्रैश हो जाता है। अब इस क्रैश होने के पीछे जो रीजन हो सकते हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए डिफरेंट होता है। हर जीव के लिए मृत्यु के अलग अलग कारण होते हैं। जैसे प्लांट्स हैं, उनके लिए क्या होता है कि फोटो पीरियड चेंज होता है। फोटो पीरियड का मतलब होता है दिन की लंबाई का कम होना, फोटो पीरियड कम हो जाता है, या फिर फोटो पीरियड बढ़ जाता है, दिन की लंबाई बढ़ जाती है। तो सर्दी वाले प्लांट जो होते हैं वो शॉर्ट डे वाले होते हैं, अदरवाइज वो जिनको ज्यादा धूप चाहिए होती है वो लॉन्ग डे वाले होते हैं। तो उनके अंदर डे लेंथ चेंज होने पर भी डेथ हो जाती है। या फिर फ्रॉस्ट, यानी कि एकदम से डे लेंथ कम हुई, पाला पड़ गया, सर्दी पड़ गई तो भी मर गए। अगर अपन प्लांट्स के अलावा एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो इसमें आ जाते हैं खासतौर से इंसेक्ट्स, कीट।
कीट ऐसे होता है इनकी लाइफ साइकिल जो होती है जनरली बहुत शॉर्ट होती है। वो कम समय के लिए तेजी से अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, फिर उनकी जनसंख्या में अचानक तेजी से गिरावट आती है और वो अपने अंडे छोड़ के मर जाते हैं, अर्थात प्रजनन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। कारण चाहे कुछ भी रहे, सीजनल चेंजेस हो, फूड की अवेलेबिलिटी हो, जैसे यहाँ पे लिख रखा है कि कीट जब मरते हैं तो या तो एक पर्टिकुलर सीजन पे डिपेंडेंट होते हैं, स्पेशली रेनी सीजन, बरसाती कीड़े जिनको अपन कहते हैं, ये सब लाइट के चारों तरफ आ जाते हैं सुबह, फिर आप उनको जब वो मरते हैं तो आप झाड़ू के साथ घर से निकाल देते हो उनको, इतनी उनकी लाइफ होती है, अंडे छोड़ के मर जाते हैं, अगले सीजन में फिर आ जाते हैं वो। ये शॉर्ट लाइफ स्पान इनका होता है, तेजी से वृद्धि करते हैं। दूसरे होते हैं फसल विशेष पर निर्भर कीट होते हैं, एक पर्टिकुलर फसल को डिपेंडेंट, उस फसल पे डिपेंडेंट कीट है तो फसल खत्म होगी तो कीट भी अपने आप खत्म हो जाएंगे। और या फिर किसी एल्गी पर निर्भर कीट होते हैं। एल्गी भी आपको पता है कई जगह पर कुछ टाइम के लिए आती है, रेनी सीजन में आती है, तो रेनी सीजन में वो कीट आएगा, संख्या में तेजी से वृद्धि होगी, फिर अचानक जैसे एल्गी खत्म होगी तो कीट भी वहां से समाप्त हो जाएगा। तो ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ पैटर्न है जिसको अपन ने कहा कि साहब तेजी से वृद्धि हुई और तेजी से कमी हुई, जे शेप कर्व कहलाता है। और ये जो वृद्धि होती है पॉपुलेशन में मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है, ये कैसी होती है, अल्पकालिक होती है, यानी कि बहुत ही कम समय में होती है। ठीक है, इसी को इसी बात में ऐड करते हुए मैं एक पॉइंट और जोड़ूंगा कि किसी भी हैबिटेट में, किसी भी आवास में जो रिसोर्सेज होते हैं उनकी संख्या सीमित होती है और वो एक लिमिटेड पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है। उसके बाद वो रिसोर्सेज, जैसे ही रिसोर्सेज पे प्रेशर आता है, पॉपुलेशन पे प्रेशर आ जाता है और उस समय फिर किसी अनहोनी की आशंका रहती है। इसको एक पॉपुलेशन की ग्रोथ के पैटर्न को, अगर अपन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात हो रही है, इसको अगर अपन वृद्धि के क्रम में अभिव्यक्त करें कि वृद्धि किस तरह से होगी, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने ये संख्या लिखी थी 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड सो ऑन। तो इसमें एक छोटी सी स्टोरी है जो स्कूलों की बुक्स में दे रखी होती है कि साहब एक जगह का राजा था, किंग था, और एक उसका जो सबऑर्डिनेट था, तो उन दोनों में शर्त लगी कि साहब जो जीतेगा वो किसको क्या देगा। तो राजा ने कहा कि तुम मेरे से जीत के दिखाओ तो मैं एक पर्टिकुलर जो तुम कहोगे वो मैं दे दूंगा तुमको। काफी इंप्रेस था उससे सबऑर्डिनेट से, अपने अधीन काम करने वाले किसी कर्मचारी से। साहब शतरंज के जो चैकर्स होते हैं आप सबको पता ही, इस तरह से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को समझना आप, शतरंज से अपना कोई लेना देना नहीं है। तो इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, ये 8 इधर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो उसने कहा आपने जीतने पर जो है ना, आपने अगर गेहूं का, अनाज का एक दाना यहाँ रखा ना, तो इससे डबल मैं यहाँ पे आपसे ले लूंगा। तो राजा ने कहा बहुत इजी है, तो हर खाने में डबल होते जाएंगे तो कितना सा एक बोरी अनाज में सारा काम चल जाए। लेकिन जब पता चला कि वो आधे में पहुंचा था, 50% जब एरिया उसने कवर किया था, तो उसमें इतना अनाज कंज्यूम हो गया था कि उसके राजा के अधीन जितना भी क्षेत्रफल आता था वहां पे होने वाला जो अनाज था ना, वो सारा कंज्यूम हो चुका था 50% में। तब जाकर उसको समझ में आया कि यार ये क्या मैंने गलत शर्त लगा ली कि ये ऐसे कोई होता है। डबल ये होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, यानी कि दाने आप सोचो 4, फिर 8, 16, 32, 64, 128 एंड देन वो संख्या बढ़ती 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 कितनी हो सकती है, तो वो 10 डबल होती जाएगी। तो यहाँ आता है तो पता नहीं कितनी संख्या में, बिलियंस ट्रिलियंस की संख्या में वो पहुंच जाएगा। तो ये है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। जब अपन बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की, तो उसी से जुड़ी हुई छोटी सी टर्म है बायोटिक पोटेंशियल और एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। बायोटिक पोटेंशियल को हिंदी में कहते हैं जैव क्षमता और ये पर्यावरणीय प्रतिरोध। अब अपन ये देखते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन
का साइज कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता रहता है जब तक उस एनवायरनमेंट में रिसोर्सेज उपलब्ध रहते हैं। ये बात याद हो जानी चाहिए आपको। किसी भी जीव की नैसर्गिक अधिकतम प्रजनन क्षमता, नैसर्गिक यानी कि कुदरती, इनहेरिटेंट, अंदर से बनी हुई प्रजनन क्षमता जिससे वह अपनी जनसंख्या में वृद्धि करता है, वो बायोटिक पोटेंशियल कहलाती है। मैक्सिमम रिप्रोडक्शन कैपेसिटी जो होती है ना, वो कब होती है? आइडियल कंडीशंस में होती है, जब सारी कंडीशन फेवरेबल होती हैं। बायोटिक पोटेंशियल केवल जब फंक्शनल होती है, केवल जब क्रियाशील होती है, जब एनवायरमेंटल कंडीशंस नॉन लिमिटिंग होती हैं, यानी कि फेवरेबल होती हैं, अनुकूल होती हैं। ऐसे केस में क्या होगा कि नेटेलिटी यानी कि जन्म दर मैक्सिमम होगी और मॉर्टेलिटी रेट यानी कि मृत्यु दर वो मिनिमम होती है, तभी तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। फिर पॉइंट आता है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स सामूहिक रूप से मिलकर पॉपुलेशन साइज को नियंत्रित करते हैं। ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं बायोटिक और एक होते हैं एबायोटिक। तो बायोटिक फैक्टर्स में खासतौर से फूड है, फूड के लिए कंपटीशन वगैरह है, ये सारे बायोटिक फैक्टर्स हैं। और एबायोटिक फैक्टर्स को आप पढ़ चुके हो, लाइट, सनलाइट खासतौर से, है ना। और दूसरा है जो स्पेस रहने के लिए, जल की उपलब्धता, अगर जलीय जंतु है तो उसके लिए पानी का जो पैरामीटर्स हैं वो सारे एबायोटिक फैक्टर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये फैक्टर्स जो होते हैं वो सीमाकारी प्रभाव जब तक नहीं छोड़ते, जब तक वो पॉपुलेशन बढ़ती रहती है। जब तक वो सीमाकारी प्रभाव नहीं छोड़ेंगे, लिमिटिंग इफेक्ट नहीं छोड़ेंगे, जब तक पॉपुलेशन राइज करती जाएगी। जैसे ही कोई ना कोई फैक्टर, एक लिमिटिंग फैक्टर हुआ, वो पॉपुलेशन की ग्रोथ चेक हो जाती है, रुक जाती है। ये प्रॉपर्टी कहलाती है एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। ठीक है। सेकंड ग्रोथ पैटर्न जो है वो है लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ में थी वास्तविक, लॉजिस्टिक मतलब लॉजिकल शब्द से लिया हुआ ये मीनिंग है इसका। लॉजिस्टिक मतलब वास्तविक वृद्धि, कि प्रकृति में किसी भी स्पीशीज के लिए संसाधन असीमित हो ऐसा होता नहीं है, संसाधन हमेशा सीमित रहता है। तो प्रकृति में किसी स्पीशीज की पॉपुलेशन ग्रोथ हेतु असीमित संसाधन कभी भी उपलब्ध नहीं होते जो उसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को फेवर करें, यानी कि उसकी वृद्धि होती चली जाए। ऐसा बहुत कम होता है। सिर्फ अपन ने ऐसे केसेस में देखा जिन जीवों की आयुकाल ही कम था, उनके अंदर वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाती है। अदरवाइज ज्यादातर स्पीशीज जो है, चाहे वो प्लांट्स की हो चाहे एनिमल्स की हो, उनकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं होती। तो मैक्सिमम केसेस के अंदर ग्रोथ पैटर्न देखा जाता है वो होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ। इसके अंदर क्या होता है कि जो दूसरी स्पीशीज है जो उसी एनवायरनमेंट में रह रही हैं, वो भी और एक पर्टिकुलर स्पीशीज, उनमें सब में आपस में किसी न किसी तरह की कंपटीशन रहता है, प्रतिस्पर्धा रहती है। ये इवोल्यूशन को भी प्रेरित करता है और भी बायोलॉजिकल कई एक्टिविटीज हैं उस चीज को ये कंपटीशन जो है वो प्रेरित करता है, इंड्यूस करता है। तो अपन यहाँ पर बायोलॉजिकल या इकोलॉजी का एंगल से देखें, पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से देखें, तो लिमिटेड रिसोर्सेज यानी कि सीमित संसाधनों के कारण हैबिटेट के भिन्न भिन्न जीवों में प्रतिस्पर्धा होगी, कंपटीशन होगा। अंत में जो सबसे फिट जीव है, सबसे जो सक्षम जीव है, वो सरवाइव करेगा और रिप्रोड्यूस करेगा और अपनी अगली संतति को जन्म देगा। तो प्रकृति के एक आवास में मैक्सिमम पॉसिबल जीवों को सपोर्ट करने हेतु पर्याप्त संसाधन होते हैं। मान लीजिए एक कोई सा भी हैबिटेट है, चाहे वो एक्वेटिक हैबिटेट है, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, चाहे वो एक पेड़, एक ट्री, एक हैबिटेट के रूप में ले लो, उस हैबिटेट में रिसोर्सेज की अपनी एक सीमा होती है और वो रिसोर्स वहां की पॉपुलेशन वृद्धि को सपोर्ट करते हैं। उसकी एक लिमिट होती है, पर्याप्त संसाधन होते हैं और उस लिमिट के आगे उस पॉपुलेशन की ग्रोथ को सपोर्ट नहीं भी करता। ये भी उसके साथ बात जोड़ दी गई। बात क्लियर है कि एक पर्टिकुलर हैबिटेट में आइडियल कंडीशन में पॉपुलेशन की ग्रोथ के लिए सारे रिसोर्सेज उपलब्ध है, लेकिन एक सीमा तक, एक लिमिट तक, जब तक कि वो वहां के जितने भी सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं वो उस पॉपुलेशन की ग्रोथ को सपोर्ट न करें, जब तक वो वृद्धि होती रहेगी। लेकिन प्रकृति में ऐसा नहीं होता, कहीं ना कहीं एक बैरियर आ जाता है, एक बाधा आ जाती है और उस पॉपुलेशन की वृद्धि एक हद तक हो पाती है, उसके आगे उस पॉपुलेशन की वृद्धि नहीं हो पाती। तो ये संसाधनों की बात है, रिसोर्सेज की बात है। रिसोर्सेज में खाना पीना रहना वेट्स ये सारे हैं, उसके आगे संख्या में वृद्धि संभव नहीं होती। तो नेचर में उपलब्ध संसाधनों की इस लिमिट को उस हैबिटेट में उपस्थित स्पीशीज के लिए कैरिंग कैपेसिटी कहा जाता है।
और इसको इकोलॉजी में अपन शो करते हैं इंग्लिश की कैपिटल के द्वारा। दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। ये है कैरिंग कैपेसिटी की डेफिनेशन कि नेचर में उपलब्ध संसाधनों की सीमा जो उस स्पीशीज के लिए लिमिटिंग हो सकती है, यानी कि उसके आगे उस स्पीशीज की वृद्धि नहीं होने देगी, वो कहलाती है उसकी कैरिंग कैपेसिटी, यानी कि मैक्सिमम। एक बैग है, उस बैग में आप बुक्स रखते हो, उस बुक्स रखने की एक सीमा है, उसके बाद आप बैग के अंदर अगर बुक्स को घुसाओगे तो वो बैग फट जाएगा। तो बैग की कैरिंग कैपेसिटी की 5 बुक्स लेके चल सकता है या 5 किलो वजन लेके चल सकता है, उसके बाद वो बैग डैमेज हो जाएगा। ये कैरिंग कैपेसिटी को आप इस तरह से तुलनात्मक रूप से देख सकते हो सामान्य भाषा में। तो एनवायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी मींस उसके अंदर उपलब्ध रिसोर्सेज की मात्रा जो पॉपुलेशन ग्रोथ को सपोर्ट करता है। वो कैसे होते हैं? वो एक लिमिट में होते हैं, एक सीमा में होते हैं, उसके बाद उस पॉपुलेशन की वृद्धि उसके आगे नहीं होने देते। ये जितनी ज्यादा कैरिंग कैपेसिटी होगी उतना ही रिच वहां का हैबिटेट होगा प्रकृति में, या तो फौना हो या फ्लोरा हो। कैरिंग कैपेसिटी अधिक है इसका मतलब वहां पे रिसोर्सेज खूब है। रिसोर्सेज खूब है तो वहां पे फौना भी डेवलप होता है, फ्लोरा भी डेवलप होता है। जहां पे कैरिंग कैपेसिटी कम है, धारण क्षमता कम है, जीवों की विविधता कम मिलेगी। सीधा रिलेशनशिप है इसके अंदर। जब खाना पीना नहीं होगा तो कौन सा जीव मिलेगा वहां पे? ये है कैरिंग कैपेसिटी। इसको अपन दर्शाते हैं कैपिटल के द्वारा। यदि अगर अपन बात करें लॉजिस्टिक ग्रोथ की, तो लॉजिस्टिक ग्रोथ में वास्तविकता कंसीडर करके पॉपुलेशन की ग्रोथ को समझा जाता है। यहां पे जो ग्राफ बनाया गया, ग्राफ प्लॉट किया गया, एक्स अक्ष पे अपन ने पहले की तरह टाइम को रखा और वाई अक्ष पे पॉपुलेशन डेंसिटी एन को रखा। तो अपन क्या देखते हैं, पॉपुलेशन की जो ग्रोथ होती है वो इनिशियली धीमी होती है, जिसको अपन लैग फेज कहते हैं। लैग का मतलब होता है पीछे रह जाना, धीमा चलना। उसके बाद में पॉपुलेशन में तेजी से वृद्धि होती है, जिसको अपन लॉगरिथमिक फेज या लॉग फेज कहते हैं, यानी कि तेजी से गुणन करते हुए वृद्धि हुई। और उसके बाद में ये वृद्धि दर तुलनात्मक रूप से धीमी हो जाती है, जिसको अपन बायोलॉजी में कहते हैं डिसेलरेशन फेज। और अल्टीमेटली ये इक्विलिब्रियम या एसिम्प्टोट स्टेट आ जाती है। अर्थात पॉपुलेशन स्टेबल हो जाती है, स्थिर हो जाती है, उसके आगे पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होती। तो ये 4 पोर्शन है जो अपन ने समझने के लिए बनाया इस ग्राफ में। इनिशियली लैग फेज जब स्लो ग्रोथ है, लॉग फेज जब फास्ट ग्रोथ है, फिर स्लो ग्रोथ है और फिर ग्रोथ रुक गई है। ये लिख रखा है। इनिशियली लैग फेज धीमी वृद्धि, दूसरा लॉग फेज तीव्र वृद्धि या एक्सीलरेशन फेज, थर्ड है डीएक्सीलरेशन फेज या रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज जब धीमा हो जाता है, और चौथी है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम या एसिम्प्टोट जब पॉपुलेशन वृद्धि रुक जाती है और पॉपुलेशन एक स्थान पे, एक पोजीशन पे जाके रुक जाती है, उसकी वृद्धि आगे नहीं होती। अब यहाँ पर जो की पॉइंट है वो ये के है। के का मतलब है कैरिंग कैपेसिटी, धारण क्षमता, जिसको अपन ने भी पिछले लेक्चर में समझा था कि जो संसाधन है प्रकृति में वो सीमित है। कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी तो नेचुरल है पॉपुलेशन ग्रोथ बिल्कुल इसी क्रम में चलती रहेगी, बिल्कुल ऊपर जाएगा, फिर वो स्थिर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ गया, एक प्रतिरोध आ गया। किस रूप में आया? कैरिंग कैपेसिटी, रिसोर्सेज के रूप में, स्रोतों के रूप में, क्योंकि रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं। तो रिसोर्सेज जैसे ही लिमिट हुए पॉपुलेशन की ग्रोथ होना धीमी हो गई, अल्टीमेटली जाके स्थिर हो जाती है। तो ये जो कर्व प्राप्त हुआ इसकी आकृति थी सिग्मॉइडल। तो ये सिग्मॉइडल कर्व कहलाता है लॉजिस्टिक ग्रोथ का। इससे पहले जो आपने पढ़ी थी वो था जे शेप्ड कर्व, ये है सिग्मॉइडल कर्व। अब इसका मैथमेटिकल जो है डेरिवेशन के फॉर्म में इसको किस तरह से समझते हैं वो देखेंगे।